प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज की सबसे पहली टॉपिक है जर्मनी और इटली का निर्माण। तो आप इस टॉपिक में देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है। हम लोग इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे और जर्मनी के एकीकरण की घटना को पढ़ेंगे, साथ साथ इटली की भी घटना को इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद प्रजातंत्र और क्रांति से दूर हो चुका था। रूढ़िवादी ताकतें राष्ट्रवाद की भावना को इसलिए हवा देने लगी थीं कि ताकि शासक शक्ति बढ़ाई जा सके और यूरोप में राजनीतिक प्रभुता को भी हासिल किया जा सके। तो इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से राजा और सेना की मिली जुली ताकतों ने जर्मनी में मध्यम वर्ग के आंदोलन को कुचल दिया था और प्रशिया के बड़े भूस्वामी, जिनको जंकर भी कहा जाता है या उस समय कहा जाता था, उन्होंने भी उन दमनकारी नीतियों का समर्थन किया था और उसके बाद प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन की कमान संभाल ली थी। अब जर्मनी के एकीकरण की यदि बात की जाती है तो उसमें ऑटोमन वान बिस्मार्क के बारे में और उसकी नीतियों के बारे में भी थोड़ा आपको जानना चाहिए। तो बिस्मार्क 1 अप्रैल 1815 से 30 जुलाई 1898 तक का इसका जीवन काल था और यह जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर भी था तथा तत्कालीन यूरोप का सबसे प्रभावशाली राजनेता। वह ओटो फॉन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध था और उसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित भी किया था। वह द्वितीय जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर भी बना और वह रियल पॉलिटिक की नीति के लिए भी प्रसिद्ध था, जिसके कारण उसे लॉ चांसलर के उपनाम से भी जाना जाता है। बच्चों, बिस्मार्क अपने युग का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था और अपने कूटनीतिक संधियों के तहत फ्रांस को मित्र विहीन कर जर्मनी को यूरोप की सर्वप्रमुख शक्ति बनाया था। बच्चों, बिस्मार्क की नीतियों को हम लोग समझें और उसी के शब्दों में, जो कि उसने 1862 में अपनी नीति को स्पष्ट किया था, उसने कहा था कि जर्मनी का ध्यान प्रसा के उदारवाद की ओर नहीं है, वरन उसकी शक्ति पर लगा हुआ है। जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आशीर्वाद से नहीं, बहुमत के निर्णय से नहीं, बल्कि प्रशा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये हुआ कि प्रशा के भविष्य का निर्माण सेना करेगी, न कि संसद, और उसके रक्त और लौ की नीति का अभिप्राय युद्ध था। और बिस्मार्क का जो है कि एक निश्चित मत था कि जर्मनी का एकीकरण कभी भी फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त जर्मनी यूरोप के शक्ति संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अतः बिस्मार्क को यह विश्वास हो गया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए शक्ति का प्रयोग करना
आवश्यक है। तो बच्चों, ओटोवान बिस्मार्क ये प्रशिया के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियाद रखी। इस काम में बिस्मार्क ने प्रशिया की सेना और प्रशासन तंत्र का सहारा भी लिया था। 7 सालों में 3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। तो प्रशिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुआ और इस तरह से जर्मनी का जो एकीकरण का काम था इसी जीत के साथ पूरा हो गया और प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का बादशाह काइजर घोषित किया गया। काइजर जो है जर्मन सम्राट को कहा जाता था। इसके लिए वारसा में 1871 की जनवरी में एक समारोह का भी आयोजन किया गया था। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में आप देखिए कि काइजर और प्रशिया सेना के मुख्य कमांडर जनरल वान रून खड़े हैं और उनके पास है बिस्मार्क और विशाल जो ये कृति 2.7 इंटू 2.7 मीटर की बनाई गई है। वो चित्रकार ने 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया था। तो जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसके पश्चात जो नया राष्ट्र बना तो नए राष्ट्र ने जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर भी खासा ध्यान दिया और अधिकतर मामलों में प्रशिया के कायदे कानून ही जर्मनी के लिए आदर्श का काम करते थे। तो बच्चों, ये जर्मनी का एकीकरण और बिस्मार्क की भूमिका। तो अब एक प्रश्न और उठता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता भी है कि एक महान राजनेता थे जो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क की उपाधि क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि ओटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जाना जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया। और आपको ये भी पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में 562 छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थीं और उन रियासतों को अपनी कूटनीति, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक करके अखंड भारत का निर्माण किया था। इसलिए जो है इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अब हम लोग जो है कि आगे आते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? तो इटली के एकीकरण का भी एक राजनैतिक अलगाव और विघटन का लंबा इतिहास रहा है। इटली में एक तरफ तो बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था, तो दूसरी ओर कुछ हिस्सों में कई छोटे छोटे राज्य भी हुआ करते थे। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। उनमें से एक था सार्डिनिया पिडमांड, पर किसी इटालियन राज परिवार का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के नियंत्रण में था। मध्य भाग पोप के शासन में था और दक्षिणी भाग स्पेन के बोर्बो वंश के राजाओं के नियंत्रण में था। इटालियन भाषा का कोई एक स्वरूप अभी तक नहीं बन पाया था और इस भाषा के कई क्षेत्रीय और स्थानीय प्रारूप भी थे। अब आप जो है कि ये तो पहले का चित्र है जो आप देख रहे हैं नक्शे पर अभी,
ये प्रसा का चित्र है और हम लोग अभी इटली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 1830 के दशक में मेस्सिनी ने एक समग्र इटालियन गणराज्य की स्थापना करने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन 1831 और 1848 के विद्रोहों की विफलता के बाद अब इसकी जिम्मेदारी सार्डिनिया, पिडमांट और इसके शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। उस क्षेत्र के जो शासक वर्ग थे उनको ये लगने लगा था कि इटली के एकीकरण से आर्थिक विकास में तेजी आएगी और इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एक करने के आंदोलन की अगुवाई मुख्यमंत्री कैवूर ने की थी। वह न तो कोई क्रांतिकारी थे न ही कोई प्रजातांत्रिक व्यक्ति, वह तो इटली के उन धनी और पढ़े लिखे लोगों में से थे जिनकी संख्या काफ़ी थी। उनको भी इटालियन से ज़्यादा फ्रेंच भाषा पर महारत हासिल थी और उन्होंने फ्रांस से एक कूटनीतिक संबंध भी, गठबंधन भी किया था और इसलिए 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में वो कामयाब भी हो गए। उस लड़ाई में सेना के जवानों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया था, जिनकी अगुवाई जियोसेपे गैरिबाल्डी भी कर रहे थे। 1860 के मार्च महीने में वे दक्षिण इटली और टू सिसिली के राज की ओर बढ़े। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीत लिया और फिर स्पेनिश शासकों को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो गए। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एक समग्र इटली का राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन इटली के आम जन का एक बहुत बड़ा भाग इस उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से बिल्कुल अनभिज्ञ था। और क्यों ऐसा था? क्योंकि शायद उनमें फैली हुई अशिक्षा इसका कारण माना जाता है। तो बच्चों, आप थोड़ा सा इसमें ये देख लीजिए, चित्र दिया गया है। ये इटली के एकीकरण का एक चित्र है। इटली के एकीकरण से पहले का मानचित्र आप देख रहे हैं और दूसरा मानचित्र जो है कि आप देखिए, ये जो मानचित्र है ये इटली के एकीकरण के बाद का है। तो काफ़ी जो है कि इस क्षेत्र में विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जो आज का ब्रिटेन है, जिसको हम लोग इंग्लैंड या जो है कि यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसका इतिहास जो है कि क्या रहा है। तो बच्चों, ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण किसी अचानक क्रांति के कारण नहीं हुआ था। ये आपको समझ लेना है कि राष्ट्र का उदय या निर्माण अचानक किसी क्रांति से नहीं हुआ था, बल्कि यह एक लंबी और सतत चलने वाली प्रक्रिया के कारण हुआ था। 18वीं सदी में देखेंगे आप तो पहले ब्रिटिश देश नाम की कोई चीज़ भी नहीं हुआ करती थी और ब्रिटिश द्वीप विभिन्न नस्लों के हिसाब से बटे हुए थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। तो हर नस्ली ग्रुप की अपनी अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा हुआ करती थी। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो इंग्लिश राष्ट्र था वो धन, संपदा, महत्व और ताकत में आगे बढ़ रहा था और इस तरह से इसका प्रभुत्व उस महाद्वीप यानी द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर पड़ना शुरू हो गया, या यह स्वाभाविक ही कहा जाएगा। एक लंबे झगड़े के बाद 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने
राज परिवार से सत्ता ले ली और इस इंग्लिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन के राष्ट्रों के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई और इस यूनियन में इंग्लैंड एक प्रधान भागीदार बना और इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी। तो ब्रिटिश पहचान बढ़ने लगी, लेकिन इसका खामियाजा स्कॉटिश संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं की बढ़ती कमजोरी के रूप में भी सामने आया। स्कॉटिश हाईलैंड में कैथोलिक लोग रहा करते थे। जब भी वे अपनी स्वतंत्रता को उजागर करने की कोशिश करते थे तो उन्हें भारी दमन का सामना करना पड़ता था। उन्हें अपनी गैलिक भाषा बोलने और पारंपरिक परिधान पहनने की भी मनाही थी। उनमें से कई को तो उस जगह से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया था जहां वे कई पीढ़ियों से रह रहे थे। आयरलैंड की भी कुछ ऐसी स्थिति थी। यह एक ऐसा देश था जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच गहरी खाई थी। बच्चों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बारे में आप पहले भी पिछली छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि यह उस समय जो चर्च था वो उसका जो है कि ये दो भाग था, एक रोमन कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, जिसकी कहानी आपको पहले पढ़ाई गई है। हालांकि कैथोलिक अधिक संख्या में थे, लेकिन इंग्लैंड की मदद से प्रोटेस्टेंट ने अपना दबदबा बना लिया था। तो वोल्फ टोन और उसके यूनाइटेड आयरिश मैन द्वारा 1798 में एक विद्रोह हुआ था, लेकिन वह विद्रोह विफल रहा। उसके बाद 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो एक ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण के लिए इंग्लिश संस्कृति को ज़बरदस्ती थोपा जाने लगा। इस तरह से पुराने देश इस नए यूनियन में बस मूक दर्शक ही बनकर रह गए। बच्चों, आज की टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल इसके अगले हिस्से में हम लोग राष्ट्र की दृश्य कल्पना इस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आप सभी बच्चे जो है कि अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जो भी समझ में नहीं आता है उसका कन्वर्सेशन हमसे होता रहे आपका, तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इसको मैं अप्रिशिएट भी करूँगा। थैंक यू वंस अगेन।